देखो, एक टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे जो टोटल पॉलिटी में काम आएगा। पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमको इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्लियर है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। जितना भी मटेरियल होगा छुट्टी के बाद जब आओगे तब मिल जाएगा ना। तो सिलेबस मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, प्रिंट फॉर्म में आपको जब आप वापस लौटेंगे उस दिन किट के साथ मिल जाएगा। एक चीज तो है कि हमें पढ़ना क्या है, दूसरी चीज है इसका महत्व क्या है, तीसरी चीज है पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। कि जैसे पॉलिटी हर एग्जाम के सिलेबस में है, पॉलिटी पटवारी से लेकर आईएएस तक के सिलेबस में है, तो आप इसका ये समझेंगे कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोर्स, इस सब्जेक्ट का सोर्स किस तरीके का हम लोगों का होना चाहिए, क्लियर है। तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है। मेरी भाषा में हम लोग कहेंगे तो पहले आप कह सकते हैं कि विषय का महत्व समझे, फिर हम दूसरी चीज समझते हैं सिलेबस, कि विषय का सिलेबस क्या है, और तीसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। पढ़ेंगे तो बहुत से लोग इसी पॉलिटी को, पर हम उस 1000 की भीड़ में कैसे शामिल हों, जितने क्वेश्चन इस पॉलिटी से आए वो हमारे कैसे सही हों। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे आपको कभी बचना नहीं है ना, कल भी मैंने कहा इवेल्युएशन, जितना ज़्यादा हो सके हमें ऐसी सब्जेक्टों के टेस्ट अधिक से अधिक देने चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले यदि मैं महत्व की बात करूं, सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो इस सब्जेक्ट का दोनों ही एग्जाम में महत्व है। ये आईएएस में भी उपयोगी है तो आरएस में भी उपयोगी है, क्लियर है। कल जैसा मैंने कहा कि एक सिलेबस तो आप लोगों का प्री का है और दूसरा सिलेबस किसका है, मेंस का है, ठीक है। तो एक आपके प्री में होगी, दूसरी किस में होगी, मेंस में। दोनों ही में उपयोगी है। कुछ पहले बुनियादी चीज को समझिएगा कि जब आईएएस की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। पेपर में प्री में कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन, क्लियर है। जब आप 100 क्वेश्चनों की बात करोगे तो 50 क्वेश्चन जिसके सही होते हैं, यानी जिसके 100 नंबर आ जाते हैं या उससे ऊपर आ जाते हैं, वो इस एग्जाम को क्या कर लेता है, पास कर लेता है, क्लियर है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है ये, कोई आज का नया नहीं है, कई वर्षों का ये ट्रेंड है कि अगर आप 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे तो 100 में से 50 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपकी एग्जाम क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक। अब जब हम इस पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 18 से 23 क्वेश्चन प्रति वर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 18 से 23 क्वेश्चन, क्लियर है। वो सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको हम लोग कोर सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर सब्जेक्ट, क्लियर है। यानी जिनको पढ़े बिना एग्जाम कभी पास नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो है कि अपने आप में कोर सब्जेक्ट है, इसको आप क्लियर किए बिना इस एग्जाम को पास करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, देखो कि जब हम लोग प्री के सिलेबस की बात करेंगे, एक पोर्शन तो उसमें पॉलिटी का है, एक पोर्शन उसमें ज्योग्राफी का है, एक पोर्शन उसमें हिस्ट्री का है, एक पोर्शन उसमें साइंस का है, एक पोर्शन उसमें इकोनॉमी का है, क्लियर है, और एक पोर्शन उसमें करंट अफेयर्स का है। ये मोटा मोटी जिसको हम लोग बात करेंगे, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस वैसे तो इन सब का भी करंट आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली किसके होते हैं, करंट के होते हैं, क्लियर है। तो कम से कम एक और दो क्वेश्चन मिनिमम यहां पर भी पॉलिटी बैकग्राउंड के होते हैं। किस बैकग्राउंड के होते हैं, पॉलिटी बैकग्राउंड के। आप जब इतनी सब्जेक्टों को पढ़ेंगे तब जाकर आपके क्वेश्चन आएंगे 70 से 72, क्लियर है। और इस एक सब्जेक्ट को क्वेश्चन पढ़ेंगे
तब आपके क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे 20 से 28 के बीच में। जब आप पॉलिटी की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस इसके साथ 1 से 2 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित होंगे और 1-2 क्वेश्चन जो होगा वो करंट अफेयर्स में एग्जैक्ट पॉलिटी का होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट बाकी की तुलना में ज़्यादा उपयोगी है। क्लियर है? आपके सामने है 50 में से अगर 20 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं तो अगली लड़ाई हमारी किसके लिए है? केवल 30 क्वेश्चनों के लिए। क्लियर है? इस सब्जेक्ट को छोड़कर यदि हम लोग इन 72 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सही करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसी संभावना क्या है? कम है। क्लियर है? लेकिन इस 23 के अंदर 20 क्वेश्चन सही करने की संभावना क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अजीब सा है पर हकीकत है कि आप 23 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन तक भी सही कर सकते हैं, याद रखना। क्लियर है? और यदि आपने प्रॉपर 100% तैयारी कर ली तो संभावना है कि 23 के 23 भी क्या हो सकते हैं? सही। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, ये सब पॉलिटी की तुलना में थोड़ा वास्ट सिलेबस है। पॉलिटी की तुलना में क्या है? बड़ा सिलेबस है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़ा हो पर ये स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। समय के साथ इसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। क्लियर है? अब परिवर्तन आएगा तो हमें आंकड़े, चीजें स्थिर रखनी है कि चेंज करनी पड़ेंगी? चेंज करनी पड़ेंगी। यही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 23 क्वेश्चनों में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमेशा स्थिर रहेंगे, यानी अब अनुच्छेदों में कोई खास परिवर्तन नहीं हो सकता। होगा भी तो 2-3 सालों में एक छोटा सा परिवर्तन होता है। क्लियर है? तो जितना कुछ आप पढ़ेंगे वो सब स्थिर रहेगा, कोई खास उसके अंदर परिवर्तन नहीं है। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस सब्जेक्ट को समझ लिया, तो ये क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए, ये कभी आपके परिवर्तित नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? तो आपके सामने है कि प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 से 23 क्वेश्चन। क्लियर है? तो लगभग एग्जाम पास करने के लिए यदि हमको 2 सब्जेक्ट पढ़नी पड़े और 2 सब्जेक्ट में ही एग्जाम पास हो जाए, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है और एक ऑप्शन ये है कि हम 8 सब्जेक्ट पढ़ें और फिर एग्जाम पास हो। कौन सा आसान है? 2 पढ़कर उस 2 में से एक विषय हम किसको कह सकते हैं? पॉलिटी को। ये तो उपयोगिता है आईएएस में, प्री एग्जाम में। क्लियर है सबको? कोई शंका यहां तक? दूसरी चीज की हम लोग बात करेंगे तो जब हम लोग मेंस की बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी जो है मोटे रूप से तो शुरू होती है 1950 से और 2022 तक। क्लियर है? पर कुछ इसका बैकग्राउंड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। किस में आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में। कुछ इसके इश्यूज जो होते हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसी का एक पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्लियर है? और एक पार्ट जो इसके अंदर आ जाता है उसी को हम लोग कहेंगे निबंध में, ऐसे में। जब आप निबंध का पेपर देंगे तो उसमें से 9 निबंधों में से एक निबंध 100% किस बैकग्राउंड का होगा? पॉलिटी बैकग्राउंड का। आपको 2 करने होते हैं, 5 में से 1 और 4 में से 1। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक निबंध आपका किस बैकग्राउंड का होगा? पॉलिटी का। ये वो टच है जो आपको 100% मिलेगा कहां पर? मेंस के अंदर। अब देखो क्या है कि अगर मैं मिनिमम से मिनिमम मान के चलूं कि एक क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी बैकग्राउंड का आया तो कितना हुआ? 10 नंबर का। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में एक भी आया तो कितने का हुआ? 10 नंबर का। क्लियर है? आईआर में एक भी आया तो कितने नंबर का हुआ? 10 नंबर का। क्लियर है? और निबंध आपके सामने है 125 नंबर का होता है एक। क्लियर है? 250 के 2 होंगे तो 125 नंबर का किस बैकग्राउंड का होगा? ये तो इसका साइड इफेक्ट है पढ़ने का। ठीक है? इनडायरेक्ट रिजल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इन उद्देश्यों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? ये तो साइड इफेक्ट है एक तरीके का कि आप पूरी पढ़ लेंगे तो इतनी जगह तो आपको क्या मिलेगा? फायदा। क्लियर है? कितना हुआ?
155, ये मिनिमम है। समझ में आया? और एग्जैक्ट जिसमें डायरेक्ट आएगा वो आपको कल मैंने कहा था जीएस पेपर 2 में। क्लियर है? राष्ट्र की सभी समस्याओं का राजनीतिक रूप से समाधान करने के लिए हमें संविधान पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए हमने कहा था कितने नंबर का होगा? 100 का। क्लियर है? तो आपके सामने है 1750 की टोटल मेंस है। क्लियर है? इंटरव्यू समेत आपको तो 1000 नंबर लाने हैं। कितने लाने हैं? इस 1000 में 255 नंबर की उपयोगिता तो केवल किस सब्जेक्ट की है? पॉलिटी की। कोई डाउट यहां तक? तो मेंस के हिसाब से भी ये अपने आप में क्या है? कोर सब्जेक्ट है। पहले पढ़ा यहां तक। अब जब हम लोग बात करेंगे आरएस की, तो एक बुनियादी बीमारी सबके दिमाग में होती है ना कि आईएएस का सिलेबस अलग है और आरएस का सिलेबस अलग है। ठीक है? तो इस बीमारी का इलाज तो आप ही के पास है। वो जो अलग अलग है वो मुझे दिखाओ ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिले। क्लियर है? बाकी जो सेम है वो मैं बता देता हूँ ना कि जब हम आईएएस में पढ़ेंगे तो पॉलिटी जो है वो पूरी की पूरी किस में है? आरएस में है। अब आरएस में कुछ एक्स्ट्रा है, जो है वो तो है ही है। क्लियर है? अब कुछ एक्स्ट्रा है जिसको इन्होंने नाम दिया है राजस्थान की पॉलिटी। क्या नाम दिया है? राजस्थान की पॉलिटी। ये पूछेंगे आपसे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, ये पूछेंगे आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में, ये पूछेंगे आपसे राजस्थान के मंत्री परिषद के बारे में, ये पूछेंगे आपसे राज्य की विधायिका के बारे में, ये आपसे पूछेंगे आरपीएससी के बारे में, राजस्थान की हाई कोर्ट के बारे में, राजस्थान मानवाधिकार परिषद कमीशन के बारे में, ये आपसे पूछेंगे राजस्थान चुनाव आयोग के बारे में। क्लियर है? और एक आपके लिए हो सकता है लोकायुक्त। ये कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो आपको और पढ़ने हैं। ठीक है? यानी जो आईएएस की पॉलिटी में पढ़ोगे वो तो पूरा का पूरा है ही, ये कुछ पोर्शंस क्या होंगे? एक्स्ट्रा। क्लियर है? तब इनके सिलेबस को यदि हम लोग आरएस के हिसाब से देखेंगे तो प्री में क्वेश्चनों की संख्या होगी 18 से 19। कितनी होगी? ये होंगे 150 में से। कितने में से? आरएस में 150 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो 150 में से 18-19 क्वेश्चन किस जगह से आएंगे? पॉलिटी से। क्लियर है यहां तक? जब इन 18-19 क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे तो इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तो आएंगे इंडियन पॉलिटी से। यानी आईएएस में जो 20 से 23 क्वेश्चन आते थे उन्हीं टॉपिकों में से यहां कितने आएंगे? 12 से 13। क्लियर है? अब आपसे एक छोटा सा गणित पूछता हूं, मुझे तो कमजोर है मेरी तो। 28 टॉपिक पढ़कर 23 क्वेश्चन आएंगे और 28 टॉपिक पढ़कर 12 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा आसान कौन सा है? समझदार हो कि 28 में से 23 आएंगे तो कितने बचे? 5। रिस्क तो कितने टॉपिकों की है? 5 की। और वो भी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि आजकल इन्होंने नेचर बदल दिया है क्वेश्चन का। 2 टॉपिकों को एक साथ जोड़ देते हैं कभी कभी, जैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का एक ही क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? ऐसे में लगभग जितना पढ़ोगे उस हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा। दुनिया की ये एग्जाम आसान है कि सब कुछ पढ़ोगे और उसमें से एक क्वेश्चन आए, ये आसान है? हाँ? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? सब कुछ पढ़कर एक आए तो आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। और सब कुछ पढ़कर लगभग सब कुछ आ जाए तो आसान है कि मुश्किल है? तो यहाँ आपके कितने क्वेश्चन आएंगे उन 28 टॉपिक से? 12। तो यहाँ ये चूज करेंगे कि किस टॉपिक से तो पूछना है और किस टॉपिक से नहीं पूछना है, पर वो चूज नहीं करते हैं। उनके लिए तो लाइन से बनाने पड़ेंगे कि एक संविधान सभा से बनाएंगे, एक प्रस्तावना से बनाएंगे, एक मौलिक अधिकार से बनाएंगे, तभी जाकर तो 23 क्वेश्चन पूरे होंगे। क्लियर है? और ये उन 28 में से अपनी इच्छा से, यानी हर 3 टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे? शुरू। क्लियर है? तो 12 से 13 क्वेश्चन तो कहां से आते हैं? इंडियन पॉलिटी से। और 6 क्वेश्चन आदतन 6 रहते हैं, कभी कभी 7 हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन जो होंगे वो राजस्थान की पॉलिटी से होंगे। किससे होंगे? राजस्थान की पॉलिटी से। तो टोटल 18 क्वेश्चन होंगे जो यहां पर आपके आएंगे।
आ गई बात समझ में? तो ये आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि नॉर्मल सब्जेक्ट है? इंपॉर्टेंट। कि आपको टोटल क्वेश्चन सही करने हैं 70। कितने सही करने हैं? तो 70 में से 18 से 19 क्वेश्चन आपके ऐसी सब्जेक्ट के होंगे जो कभी परिवर्तित नहीं होंगे। क्लियर है? यहां तक कोई आपत्ति हो तो बोलो। समझ में आया? अब गौर करके देखो कि 6 क्वेश्चन कहां से आते हैं। एक फिक्स है राज्यपाल से, क्लियर है? एक फिक्स है राज्य की विधायिका से, क्लियर है? एक फिक्स है आरपीएससी से, क्लियर है? और एक फिक्स है हाई कोर्ट से। दुनिया में इससे आसान एग्जाम क्या होगी? ठीक है, कि आपको पहले ही बता रहा है कि 6 में से 4 कौन कौन से हैं? राज्यपाल, राज्य की विधायिका, आरपीएससी और राजस्थान की हाई कोर्ट। तो पीछे जो बच्चे उसमें से कितने आएंगे? 2। तो आपको तो तैयारी करते समय इस चीज का बहुत बुनियादी ध्यान रखना है कि साहब 4 तो परमानेंट चिपकाने हैं। क्लियर है? इन 4 में से तो कोई एक क्वेश्चन भी हमसे पूछे तो हमको आना चाहिए। क्लियर है? और बाकी बचे हुए टॉपिकों में से 2 आएंगे तो वहां रिस्क हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कहानी आईएएस में है कि आप 28 टॉपिक पढ़ेंगे तो 23 यदि आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। ये तो इनकी इंपॉर्टेंस है प्री के हिसाब से। क्लियर है? और मेंस में ये एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं लगभग 75 नंबर के। कितने नंबर के? 75 मार्क्स के। ठीक है, 200 नंबर का एक पेपर होता है। 200 में से 75 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस होते हैं किससे? इंडियन पॉलिटी से। क्लियर है यहां तक? अब कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये एक चीज मैंने आपको क्लियर की कि सब्जेक्ट का महत्व क्या है। ठीक है, ये आईएएस के लिए भी उपयोगी है तो आरएस के लिए भी उपयोगी है। ये प्री के लिए भी उपयोगी है तो मेंस के लिए भी उपयोगी है। तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जो प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। तो जब हम टॉपिकों को पढ़ेंगे तो हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे कि वो प्री में भी पूरे हो जाएं और मेंस में भी क्या हो जाएं? पूरे हो जाएं। तो हम कहेंगे कि प्री कम मेंस का टॉपिक एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे। यहां तक कोई आपत्ति हो तो बोलो। समझ में आया सबको? कोई भी डाउट हो तो बोलो। तो एक चीज तो पूरी हुई कि सब्जेक्ट का महत्व क्या है। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, जब हम लोग टोटल सिलेबस की बात करेंगे तो दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अभी डिटेल में तो मैं अभी बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, पर इतना समझिए कि इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी है, भारतीय राजनीति हमको पढ़नी है, जिसमें स्पष्ट एक चीज कही गई है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए। एक तो हमें यह पढ़ना है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्लियर है? और दूसरा हमको पढ़ना है कि भारत की राजनीति कैसी है। क्लियर है? जैसी होनी चाहिए ऐसी यदि है तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो कोई समस्या नहीं है। भाई आप खुद सोचो कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेबस पढ़ना है और वही हमने पढ़ लिया तो कोई समस्या है कि नहीं है? नहीं है। अब पढ़ना क्या था, पढ़े क्या हो, तभी तो क्या उत्पन्न होगी? समस्या। क्लियर है? तो राजनीति कैसी होनी चाहिए इस चीज का वर्णन है संविधान में। कहां पर है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? और राजनीति कैसी है इसका वर्णन होता है शासन व्यवस्था में। एक सब्जेक्ट पीछे पढ़े हो कुछ लोग, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था गवर्नेंस। क्लियर है? कि शासन व्यवस्था की आज सरकार कैसे चलती है, उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उसमें कार्य देरी से होता है कि नहीं होता है। इस सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शासन व्यवस्था, गवर्नेंस। क्लियर है? ये जो गवर्नेंस है ये तो मेंस में आता है। किसमें आता है? और ये जो संविधान है ये प्री और मेंस दोनों में आता है। क्लियर है? तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो ये वाला पार्ट है। क्लियर है? जो 23 क्वेश्चन आएंगे वो इस पार्ट से आएंगे। आगे बात समझ में? जो 23 क्वेश्चन आएंगे वो इस पार्ट से आएंगे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो इस चीज का अध्ययन हम लोग कहां पर करेंगे? संविधान में। तो एक लाइन में यदि मैं आपको कहूं कि व्हाट टू स्टडी,
यानी इन 23 क्वेश्चनों को सही करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अधिकतर चीजें तो कहां से आएंगी? संविधान से। अधिकतर का अर्थ है कि अगर 23 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग कितने? 20 क्वेश्चन। और यदि हम आरएस की बात करेंगे तो लगभग 17 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। 18 में से कितने हो जाएंगे? 17। इसमें राजस्थान वाला शामिल है। क्लियर है? अब दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कानून, लॉज और बिल्स, विधेयक। क्लियर है? जिस चीज को संसद में पेश कर पारित कर दिया गया हो और लागू कर दिया गया हो उसको तो हम क्या कहते हैं? कानून। क्लियर है? मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई कल से क्लास की 3 दिन तक छुट्टी होगी। क्लियर है? तो ये बिल है। ये क्या है? बिल है। अब ये पास हो गया तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून। तो कुछ तो कानून होंगे जो हाल ही में बने होंगे। क्लियर है? अब बस 1 वर्ष के दौरान जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस दौरान कोई कानून बना है वही चर्चा का विषय है, कोई दूसरी चीज चर्चा का विषय नहीं है। पहले पढ़ा यहां तक। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नीयत से लाई गई हैं, अच्छी चीज के लिए लाई गई हैं, लेकिन वो पास नहीं हुई हैं। क्लियर है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो खराब नीयत से लाई गई हैं और वो पास नहीं हुई हैं, तो उन पर भी फिर यूपीएससी सवाल पूछ लेती है कि ऐसा कानून लागू होगा तो इसमें क्या क्या प्रावधान होगा। क्लियर है? ऐसे में हमें एक चीज तो पढ़नी है ऐसे कानून जो हाल ही में लाए गए हैं, और दूसरी वो चीज पढ़नी है ऐसे विधेयक या कानून जो भी पारित नहीं हुए हैं। क्लियर है? यहां से आपका लगभग 1 क्वेश्चन बनने की क्या रहेगी? संभावना। ठीक है? पर ये करंट का हो गया। ये किसका हो गया? यानी इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। यदि मैंने आपको पूरा संविधान पढ़ा दिया, बस उसके बाद यदि आपने अखबार पढ़ लिया और अखबार पढ़ते पढ़ते उस कानून के प्रावधान पढ़ लिए कि उसमें क्या क्या चीजें लाई जाएंगी, बस इतना पढ़ लिया, तब यहां से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बनना शुरू। क्लियर है? और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जुडिशियल वर्डिक्ट, न्यायिक फैसला। क्लियर है? एक क्वेश्चन लगभग आपका कहां से बन जाता है? इसी टॉपिक से। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि संविधान में बहुत से विवाद हैं, किसी कानून पर विवाद होते हैं, तो उसकी परिभाषा देने का काम कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। तो फैसले सुनाती रहती है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा। क्लियर है? जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई संविधान में लिखा है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। सपोज करो कोई विधायक जो होगा वो अयोग्य होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको करंट में एक टॉपिक पढ़ाया था कि दल बदल कानून। क्लियर है? कि किसी भी व्यक्ति ने पार्टी बदल ली, किसी भी व्यक्ति ने पार्टी बदल ली तो उस पर कानून किसका लागू होगा? दल बदल का। इस पर निर्णय का हक किसका होगा? सदन के अध्यक्ष का। किसका निर्णय होगा? सदन के अध्यक्ष का। समझ में आया यहां तक? अब जो सदन का अध्यक्ष है वो फैसला कब तक लेगा, ये सब किस पर निर्भर करता है? अध्यक्ष पर। तब देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कर दी कि अध्यक्ष मनमर्जी से नहीं करेगा। तो ये नया एक तरीके का फैसला हो गया। ये फैसला आपकी पढ़ाई का नया हिस्सा हो गया कि कल तक आप पढ़ते थे कि सदन का अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि वो विधायक अयोग्य है कि नहीं है, लेकिन आज क्या होगा कि उस पर बाध्यता होगी कि उसको जल्द ये चीज का क्या करना होगा? निर्धारण करना होगा। तो कभी कभी हो सकता है संविधान बनाने वालों ने सोचा नहीं होगा कि भाई इतने विवाद आगे चलेंगे, तो उन विवादों के निपटारे के लिए जो फैसले सुनाए गए हैं वो आपके सिलेबस का क्या है? हिस्सा। तो हाल ही में जब आप पढ़ रहे हैं उस दौरान अब आपके लिए तो क्या होगा? आज से लेकर जितनी पढ़ाई आपकी चलेगी तब तक कोई भी न्यायपालिका का फैसला जो राजनीति से जुड़ा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहले पढ़ा यहां तक। तो एक तीसरा टॉपिक क्या होगा? जुडिशियल वर्डिक्ट। आगे बात समझ में? कोई आपत्ति हो तो बोलो। 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एक संविधान पढ़ना है, एक कानून और विधेयक पढ़ने हैं, और एक न्यायिक फैसले पढ़ने हैं। क्लियर है? आप देखो 12वीं पास है अधिकतर, एक भी चीज आपको ऐसी लगे कि इन तीनों में समझ में नहीं आई कि ये होती क्या है, तो अभी पूछ लो, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तीनों क्लियर है? आगे बात समझ में? ज्यादा पोर्शन कहां से होगा? संविधान से।
ठीक है। दूसरा एक ये करंट है, ये दोनों क्या है, करंट है। पर ये पूरा पढ़ने के बाद आपको बस इतना ही करना है कि लगातार अखबार पढ़ना है। क्लियर है। उस अखबार में जो जो चीज आप पढ़ते हैं इन दो चीजों से संबंधित वो आपको अपडेट कर लेनी है। इन दोनों में भी फर्क आएगा कि जो जुडिशियल वर्डिक्ट आ चुका है वो तो आपका नोट्स है, उसको तो हाथों हाथ उतार लो चाहिए, क्योंकि वो परिवर्तित होने में समय लेगा। कानून कोई है तो बस ये देख लो कि उपयोगी है कि नहीं है। यदि उपयोगी है तो आप करंट अफेयर्स की नोटबुक में उसको उतार लो। पर ये दो चीजें तो आपकी परमानेंट रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनना क्या होंगे, शुरू। समझ में आया यहां तक? क्लियर है। अब गौर करके देखो, जब हम लोग प्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि दिमाग में क्या रखना है, प्री और मेंस अलग अलग कि एक साथ, एक साथ। टॉपिक एक ही बार पढ़ेंगे, बस दिमाग में रखेंगे कि प्री का है तो प्री के हिसाब से, मेंस का है तो मेंस के हिसाब से, और अगर दोनों का है तो दोनों के हिसाब से। जब हम प्री की तैयारी करेंगे तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटी है, लगभग 17 से लेकर 20 क्वेश्चनों तक यहीं से बनेंगे। समझ में आया? दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे लिए जुडिशियल वर्डिक्ट प्रायोरिटी है, न्यायिक फैसले क्या है, प्राथमिकता है, कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन क्या होंगे, यहीं से बनेंगे। क्लियर है। और तीसरी चीज क्या है, कोई बिल हो गया या कोई कानून हो गया, ये हमारी प्रायोरिटी है, 1 से 2 क्वेश्चन हम लोगों के यहीं से बनेंगे। कोई आपत्ति हो तो बोलो। समझ आया? ये तो किस में फोकस करना है, प्री में। ठीक है। तो आप संविधान पढ़ते समय ध्यान रखेंगे कि अधिकतर चीजें तो यहीं से आएंगी। तो पहली प्राथमिकता तो क्या होनी चाहिए, संविधान, और फिर दूसरा कोई भी न्यायपालिका का फैसला। अब मेंस में गौर करके देखो, थोड़ा सा मुश्किल है समझना, पर चीजें समझना। क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेक्सुअल क्वेश्चन, एक होता है नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन। क्लियर है। एक क्वेश्चन होता है जो आपने किताब में पढ़ा, किसी सोर्स में पढ़ा, कोचिंग के नोट्स में पढ़ा, और एज इट इज आपको लिखना पड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सुअल क्वेश्चन। क्लियर है। ये आसान है कि मुश्किल है? आसान, आप लोगों के हिसाब से। ठीक है। जब शुरुआत में मंदबुद्धि बच्चे होते हैं ना, तब ऐसा। बाद में जो आसान होता है वो कौन सा होता है, नॉन टेक्सुअल वाला। कौन सा होता है, नॉन टेक्स्ट। दोनों का फर्क समझिएगा क्या है, कि आप अपनी जिंदगी में एकेडमिक्स जितनी की है आपने, उन सब का विवरण दे, तथ्यात्मक चीजों के साथ में। समझ में आया? कि आप अभी सपोज करो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, तो टेक्सुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अपनी पहली कक्षा से लेकर 12वीं और 13वीं आपके हिसाब से फर्स्ट ईयर तक, क्लियर है, जो आपने पढ़ाई की है उसमें एक एक चीज का हमें विवरण दें कि पहली कक्षा में कितने नंबर आए थे, दूसरी में कितने आए थे, तीसरी में कितने आए थे, यूं कर कर पूरा 13 साल का विवरण दें। ये क्वेश्चन कौन सा है, टेक्सुअल। कौन सा है, टेक्सुअल। क्लियर है। आसान है कि मुश्किल है? शुरुआत में आसान है ना, जब बच्चा पढ़ता नहीं है, दिमाग नहीं लगाता, उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है, आसान। क्लियर है। यानी इसमें हमें खुद का दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जो याद है वही चीज क्या कर देनी है, लिख देनी है। क्लियर है। इसीलिए कहते हैं कि टेक्सुअल क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है। अंकल तुझसे पूछ रहा हूं, हाँ है, सोनी रो नीचे गर्दन कर कर सोच रहा था, हाँ सब मेरी रडार में, तो टेंशन मत ले। तेरे ऊपर गिरेगा क्या ये, थोड़ा इधर खिसक जा, है? देख बदनाम कर दिया इसने तुझे। अभी तो 10 ही नहीं बजी है, अभी इतना जल्दी कैसे? ये टेक्सुअल का अर्थ है कि सपोज करो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये क्या हो गया, टेक्सुअल। क्लियर है। संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं, ये क्या हो गया, टेक्सुअल। तो आपको आसान लगेगा, ये याद रखना, जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं पढ़ते तब तक। समझ आया? एक दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अपनी पढ़ाई की जिंदगी में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और क्या क्या चुनौतियां रही हैं, वर्णन करें। यह आसान है कि मुश्किल है? दोनों 2 क्वेश्चन बताए ना मैंने आपको अलग अलग, कि पहली कक्षा से लेकर फर्स्ट ईयर तक
क्या क्या सब्जेक्ट रही हैं, कितने नंबर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, ये आपको लिखना है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपनी जिंदगी में जितनी पढ़ाई आपने आज तक की है, इस पढ़ाई में क्या क्या तो उपलब्धि मिली है और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्लियर है, इसका आप आंसर दें। तो वो जो पहले वाला है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्लियर है। दूसरे वाला है जो नॉन टेक्सचुअल, जिसमें खुद के विचार लिखने हो, दिमाग का इस्तेमाल करना हो, ये कौन सा हो गया है, नॉन टेक्सचुअल। क्लियर है। अब दोनों में से आसान कौन सा है, ईमानदारी से बताना। हाँ भर दो कि दूसरा वाला मैं लिखवाऊंगा। हाँ समझ आया, पर हकीकत में आसान कौन सा है, दूसरे वाला। ठीक है, अब गौर करके देखो ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं भी आपको एक चीज कहूं कि अपना परिचय लिखो, क्लियर है, और अपना परिचय दो, दोनों में से किस में अच्छा बता पाओगे, लिखने वाले में। कारण है अभी बोलना शुरू करोगे तो जो आ रहा है वही बोलोगे कि सोचना पड़ेगा, आ रहा है वही। क्लियर है, लिखोगे तब सोच के। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि आपसे मैं पूछूं कि अपनी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं, तो बताने की संभावना कम है कि ज्यादा, ज्यादा। याद रखना, क्या पूछा क्वेश्चन की गहराई नहीं समझे तुम, क्या आपकी जिंदगी की गलतियां क्या क्या हैं, तो आप खड़े होगे, जो जो याद आया वो बता देंगे या दिमाग लगाकर बताएंगे, याद आया वही। पर जब मैं आपको कहूं लिखो, तब आप 1.5 घंटे सोचेंगे कि इसको कोई कमी पता ना चल जाए। क्लियर है, और अंत में लिखेंगे कि जिंदगी में हमने कोई गलती की नहीं। क्यों, क्योंकि आप दिमाग का क्या कर रहे हैं, सोच सोच कर लिख रहे हैं। क्लियर है, तो गौर करके देखो, आपके लिए आसान क्यों हुआ कि जब बोलना था तो थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल, समझ में आया, और जब आपको लिखना था तो क्या हो गया, आसान। क्यों हो गया कि जब आपके पास कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, तब लिखना क्या है, आसान। क्लियर है, बोलना क्या है, आसान। लेकिन जब आपके पास कंटेंट कम है तो केवल लिखना ही आसान है, बोलना आसान नहीं है। समझ आया कि आज अगर ये सब्जेक्ट मुझे आती है तो मैं खड़ा होकर आपको यहाँ कोई भी टॉपिक बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन सपोज करो मुझे आता नहीं है, तब मुझे क्या है, मैं लिख तो सकता हूँ, सोच सोच कर कुछ चीजें लिख सकता हूँ, पर अचानक आपको इतनी बातें बता सकता हूँ कि नहीं। तो इसका अर्थ यही है कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको आसान इसलिए लगता है कि आपको लगता है पढ़ा तो है ही, दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं, जो आता है वो लिख डालो। क्लियर है, बस इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन। क्लियर है। और नॉन टेक्सचुअल क्या है कि जिसको आपने समझा हो, जो आपके दिमाग में कंटेंट हो, वो चीज आपको लिखनी है। पहले पढ़ा। टेक्सचुअल पर तो एक बात देता और है कि सब कुछ सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए, समझाया। दोनों क्वेश्चनों का एक बहुत बड़ा फर्क होता है, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं। दोनों क्वेश्चनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि टेक्सचुअल क्वेश्चन की तो 2 ही शर्तें होती हैं, या तो एकदम सही और या एकदम गलत। क्लियर है। मैंने आपसे पूछा कि अनुच्छेद 315 क्या है, ये टेक्सचुअल है। क्लियर है। अनुच्छेद 315 की संविधान में उपयोगिता क्या है, ये नॉन टेक्सचुअल है। क्लियर है। तो नॉन टेक्सचुअल में तो क्या है कि आपको छोटा मोटा भी याद होगा ना कि 315 में ये चीज लिखी थी कि भाई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, बस उसके बाद आप कुछ भी लिख डालेंगे कि भाई जब 2 राज्य काबिल नहीं होंगे तब क्या होगा, आयोग बनेगा। राष्ट्रपति को हक दिया गया है दोनों राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार, न जाने कितना, क्योंकि अभी तो कंटेंट नहीं है। जब पूरी सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो गूगल बन जाओगे, तो कुछ भी लिखने में क्या होंगे, केपेबल। क्लियर है। पर सपोज करो जब यही नहीं पता 315 है क्या, तो आपने लिख डाला 315 यूपीएससी से संबंधित है, खेल वहीं खत्म। क्लियर है। आपने लिख डाला कि जेपीएससी से संबंधित है तो नंबर मिलेगा। तो टेक्सचुअल में तो 2 शर्तें बेटा, या तो सही या फिर क्या है, गलत है। पहले पढ़ा। नॉन टेक्सचुअल में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पूरा गलत होने की संभावना तो कम ही होती है। ठीक है। जिसने आप लिखा ही उल्टा हो, मैंने पूछा हो सपोज करो मौसी के बारे में, आप लिख रहे हो बुआ जी के बारे में, तब तो खेल अलग है। क्लियर है। बाकी आपने मौसी का बताते बताते यदि मौसा भी बता दिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है, नंबर मिलेंगे मौसी के लिए ही, पर हम सुनेंगे मौसा को भी, याद रखना। तो कुल मिलाकर जब नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन होता है, जहां आपको अपने विचार लिखने हैं, वहां संभावना नंबर मिलने की क्या है, ज्यादा। जैसे कुछ लोग 2 बैच में टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो या तो 0 मिल रहा है, क्लियर है, या 1 या 1.5 मिलता है। क्लियर है। पर जब आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं
तो चाहे आपको 1 मिले, 1.5 मिले, 2 मिले, पर कुछ ना कुछ इज्जत के तौर पर मिल रहा है ना। 10 तो पूरे क्या पता ना मिले, पर 1-1.5 मिल रहा है कि नहीं, वो आपकी उस बड़े मसाले में 1-2 लाइन काम की होती है, उसको देखकर हम लोग नंबर देते हैं ना। तो खेल किसका है कि नॉन टेक्सुअल का और टेक्सुअल का। तो पॉलिटी में 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। आरएस में पूरे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, टेक्सुअल। तो तुम्हारे तो सबसे खुशी की बात कौन सी है, आरएस, ठीक है, कि सारा कुछ ही क्या है, कुछ नहीं करना, जो संविधान मैंने यहां पढ़ाया बस वो याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके बाद 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में परिवर्तित करने की बस एक कला होनी चाहिए। कि अगर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की परिभाषा दीजिए 2 नंबर में, तो वो कला होनी चाहिए। वही क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में पहला कि संविधान की परिभाषा दीजिए, तो वो कला होनी चाहिए। और वही क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर में कि संविधान की परिभाषा दीजिए, तो वो कला होनी चाहिए। कला क्या होगी कि 2 नंबर में भी मुझे पूरा संविधान समझाओ, 5 नंबर में भी पूरा समझाओ, और 10 नंबर में भी पूरा समझाओ। इसी को हम लोग आंसर राइटिंग की स्किल कहेंगे। क्लियर है, बस इतना सा मेहनत करनी है। यानी आरएस में तो 2 ही मेहनत करनी है, पहली कंटेंट याद रह जाए, और दूसरी उसको लिखने की हमारे पास क्या हो, कला हो। क्लियर है, दिमाग का इस्तेमाल करना है कि नहीं, नहीं। इसीलिए आरएस आसान कि आईएएस, आरएस आपके हिसाब से, ठीक है। बार बार मैं ये लाइन इसीलिए बोल रहा हूं कि आप भटके नहीं, है ना। ये आप लोगों के लिए आरएस जिंदगी भर क्या होगी, आसान। कि जो प्री में पढ़ा वही किस में लिखना है, मेंस में लिखना है। दिमाग लगाना है कि दूसरे का दिमाग चुराना है, चुराना है, लगाना जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है। तो आगे चलकर जब आप मरेंगे तो यमराज से बता सकते हैं कि दिमाग पूरा खाली है, ठीक है। यहां तक ये फायदा आपका आरएस में है, समझ आया। जब हम लोग आईएएस की बात करेंगे तो ये एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक टेक्सुअल और दूसरा नॉन टेक्सुअल। क्लियर है, दोनों का 50% योगदान है, दोनों बराबर आते हैं। यानी आईएएस में भी आपको कुछ हद तक फायदा मिलेगा आपके हिसाब से कि टेक्सुअल क्वेश्चन भी यहां से आएंगे। राज्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, क्लियर है, तो अनुच्छेद 3 में पढ़ोगे। राज्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 3 में पढ़ोगे तो क्वेश्चन आया कि राज्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, राज्य छोटे होने चाहिए कि बड़े होने चाहिए। क्लियर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, तो 5 नंबर तो किसके मिलेंगे, राज्य निर्माण प्रक्रिया के। अब वो आप घर बैठकर तो बना नहीं सकते हैं, जैसा संविधान में लिखा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा कि साहब राज्य बनाने की प्रक्रिया ये है। यदि आपने इतना बता दिया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5, ये तो फिक्स है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य छोटे होने चाहिए कि बड़े, एक ही क्वेश्चन में है ये कि राज्य निर्माण प्रक्रिया क्या है, राज्य छोटे होने चाहिए कि बड़े। अब आपको दोनों में से एक का पक्ष लेना है। आप ये कहते हैं कि छोटे हैं तो दिमाग पे विचार आपको लिखने होंगे, अपने विचार कि भाई छोटे इन कारणों से होने चाहिए। आपको लगता है कि बड़े होने चाहिए, तब आपको लिखना होगा कि बड़े इन कारणों से होने चाहिए। तो राज्य छोटे होंगे कि बड़े, ये नॉन टेक्सुअल, राज्य निर्माण प्रक्रिया टेक्सुअल। समझ में आया यहां तक। तो कुल मिलाकर मेंस के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक टेक्सुअल और दूसरा नॉन टेक्सुअल। पल्ले पड़ा, ये टोटल सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, और ये वो क्वेश्चनों की प्रकृति है जो आएगी, यानी जिसके हिसाब से आपको तैयार रहना है कि भाई इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। हम लोग जब अप्रोच की बात करेंगे तो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक होता है फैक्ट, एक होता है कॉन्सेप्ट, और एक होता है एनालिसिस, मूल्यांकन। क्लियर है, दिमाग का 100% प्रयोग करना पड़ता है कहां पर, मूल्यांकन पर, एनालिसिस पर। क्लियर है, दिमाग का कुछ प्रतिशत भाग खर्च करना पड़ता है कहां पर, कॉन्सेप्ट पर, और दिमाग काम में नहीं लेना पड़ता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट। जैसे आज भी एक दुविधा है, कल भी जैसे एक पेरेंट्स जिद कर रहे थे कि हमारे बच्चे रटते नहीं है, समझते हैं, याद करते हैं। ठीक है, कौन है वो बच्चे, कितनों को लगता है कि आप याद करते हैं, रटते नहीं हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। कोई एक भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि याद करता है, रटता नहीं है आज तक टोटल पढ़ाई में?
ये द्वंद है जो आप लोगों ने पाल रखा है ना, कि हम याद करते हम रटते नहीं है। कौन है? कोई नहीं है। तो पेरेंट्स किसके हैं फिर? ऐसा लगता है। अच्छा, याद करने में और रटने में फर्क समझते हो? क्या फर्क होता है? जल्दी बोलो। अच्छा, हम पहले रटते हैं कि याद करते हैं? समझाया? सारी दुनिया ही रटती है, सारी दुनिया ही। पढ़ाई का पहला भाग ही क्या होता है? रटना। क्लियर है? और वो जो टॉपर बनते थे उनमें फर्क यही है। वो अभी तो क्या है, तुमको क्या बच्चे हो तो थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे। बाकी जैसे घर वाले आपको देखकर, चेहरा देखकर या नंबर देखकर कहते हैं कि ये वाला बच्चा याद करता था, बाकी सब रटते थे। हमारे लिए रटना किसको होता था? क्लास में एक आदमी मंदबुद्धि होता था, वो क्या बोल बोल कैसे लाइन बोलता था, सुना होगा, दौड़ दौड़ के इधर उधर हो के करता था। ठीक है, उसको हम कहते थे रटना। ठीक है, कुछ होते हैं जो कॉपी खोलते हैं मन में ही, वो भी रटना ही है, याद रखना। आप क्या करते थे? किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, परिभाषा, सपोज करो किसी ने लिखा दी कि संविधान ये है, यही था। अब आप उसको याद करते थे कि नहीं? वो याद करना ही क्या था? रटना था। क्लियर है? आज आप संविधान की परिभाषा बता पाए, इसको तो कहेंगे याद रहना। क्या कहेंगे? याद रहना। और अब वो एग्जैक्ट लाइन यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या की थी? अब क्या होता है, ध्यान से देखो कि कुछ लोगों में कला एक्स्ट्रा होती है। दिमाग सबका बराबर है कि अलग अलग? बराबर है। ठीक है, ये एक दुनिया की अद्भुत चीज है जिसका जितना प्रयोग करोगे उतना ही क्या हो जाता है। कभी देखा पागल कौन होता है? कमजोर आदमी की ताकतवर? ताकतवर। कभी सुना है? जैसे बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला आदमी क्या हो जाता है? पागल। तो दिमाग का जो अधिकतम प्रयोग कर ले, ठीक है, सीमा पार हो जाए, वही तो पागल होता है। कभी आप जैसा हुआ है? कभी ऐसा खानदान में नहीं मिलेगा अपने को। कारण है कि हम तो न्यूनतम प्रयोग भी पूरा नहीं कर रहे। बायोलॉजी भी आपसे तनाव में है, ठीक है, कि कुछ हद तक तो इस्तेमाल करें, है ना, वरना इसका हमने दिया ही क्यों था। क्लियर है? ये तो शुक्र है कि वो नाखून और दांत ही निकालते हैं, है ना। अगर मरने के बाद तुम जैसों का दिमाग भी नदी में बहाया जाए तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत काम होगा, है ना। तो आप खुद सोचकर देखो कि किसी चीज को हम बार बार याद करते रहते हैं, तुम्हारी भाषा में रिवाइज करते रहते हैं। वो आदमी जो बार बार रट लेता था उसको तो क्या है, लाइन याद हो जाती थी। टॉपर में और लास्ट वाले टॉपर में यही तो फर्क होता था। लास्ट वाला टॉपर लास्ट दिन याद करता था, क्लियर है, और टॉपर पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक याद करता था। एक छोटी सी परिभाषा है, इमेजिन करो, 3 लाइन की, उसको साल में 350 बार तुमने याद किया। क्लियर है? और फिर अगले ने एग्जाम में वो की वही पूछिए तुमसे कि भाई ठीक है संविधान क्या है। 3 लाइन की परिभाषा 350 बार रटने के बाद आपने साल के अंत में ले जाकर लिख दी, नंबर देगा कि नहीं? काटे कहां बेचारा, याद रखना। क्लियर है? और गौर करके देखो, तुम जैसों को फिर एक झटका लग जाए, वहां लिखा रहे कि संविधान की देश में उपयोगिता क्या है, तो परिभाषा हाथ में रह जाए, रहे कि नहीं रहे, है ना। तो खेल क्या है कि वो चीज हमने केवल क्या की थी, रटी। सब ऐसा ही करते हैं, बार बार रिवाइज करने वाला रटने में एक्सपर्ट होता था तो वो टॉपर होता था। क्लियर है? और जो कम रटता था वो क्या होता था? अच्छा, टॉपर के क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं? यहां कितने हो जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रही आज तक? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, कोई बेइज्जती नहीं होगी, विश्वास नहीं करो। अच्छा, पहले 5 तक कौन रहे हो? एक आधा भी नहीं बढ़ेगा। अरे बेइज्जती नहीं करूंगा, विश्वास करो। हाँ, लिखित में गारंटी है, नहीं होगी। ये भी एक दुविधा है, तुम सच बोलने लगे हो, है ना, वरना हमें आज तक किसी ने पूछा और टॉपर सब हाथ ऊपर करते हैं। अपने अपने स्कूल के सब टॉपर थे, नहीं? हाँ? सारे टॉपर रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या कौन कौन से गलत होते थे जिनके हाथ ऊपर हुए हैं? न्यूमेरिक डाटा वाले गलत होते थे। हाँ, नहीं आता वो।
एक सवाल पूछ रहा हूं, सही है कि गलत, बस इतना ही बता देना कि जो एज इट इज किताब में लिखा हो वो का वो आ जाता था तो सही कि गलत, और उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता था तो क्या होता था? क्लियर है? ऐसा सीबीएसई में 2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, जानबूझ कर लाते हैं वो टॉपर निकालने के लिए, ठीक है, बाकी सारे ऐसे कैसे ही होते हैं ना। तो जो रटने वाला है वो 98 क्वेश्चनों तक नहीं अटकता है, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन क्या होते हैं कि थोड़ा सा घुमा हुआ, याद रखना। तो जिसका माइंड शार्प होता था वो तो उस क्वेश्चन को समझ लेता था और फिर आंसर लिख देता था, और जिसका माइंड शार्प नहीं हो, है ना, वो क्या करता था, उसके आसपास की चीजें लिखता था, बाकी चीजें लिख नहीं पाता था। क्लियर है? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बुनियादी बीमारी है जो आपको समझनी है कि जो फैक्ट है कि सपोज करो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने के काम आता है, ये क्या है? फैक्ट है। क्लियर है? ये किसको नहीं पता? जैसे आप इतने बैठे हो, आज आपको नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे ही आपको पढ़ाया कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने के काम आता है, अब ये किसको नहीं पता? सबको पता है। अब अगर इसी तरीके के सवाल आए तो कौन कौन पास होगा? 1000 की, 15,000 की, 1.5 लाख? रटने में आदमी एक की थोड़ी एक्सपर्ट है, दुनिया में 8 ग्रह हैं। क्लियर है? उन 8 में से एक पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर कितने राष्ट्र? 200। क्लियर है? 200 में से एक कौन है? और भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? उनमें से एक कौन? और उसमें कितने जिले? और उसमें से एक कौन? और उसमें कितने बच्चे? कोई 1.5 लाख। उन 1.5 लाख में से एक बुढ़ानिया इसमें बैठा रामलाल सोच रहा है कि दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है। तो दुनिया बाहर देखो कितनी बड़ी है ना। इस आईने से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जितने आएंगे, याद रखना, पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये क्वेश्चन आते हैं निम्न स्तर की एग्जाम में, लोअर एग्जाम्स में, यानी जिनके पेपर बनाने वालों को खुद नहीं पता कि 368 क्या होता है, वो पूछते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, ठीक है, इन सब में आएगा, याद रखना। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल। क्लियर है? संविधान संशोधन क्या होता है? ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल। क्लियर है? किसको याद रहेगा? जिसने रटा हो कि जिसने समझा हो? समझा हो। रटने वाली चीजें कम याद रहेंगी कि ज्यादा? तब मैंने कहा ना, कुछ हद तक दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट की 5 टॉपिक रटने हो, आसान है कि मुश्किल है? आसान है। पर एक सब्जेक्ट के 30 टॉपिक और लगभग 30 सब्जेक्ट यानी 900 टॉपिक रटने हो, आसान की मुश्किल? मुश्किल है। क्लियर है? और एग्जाम का नेचर ऐसा है कि 900 के 900 में से क्वेश्चन आएंगे तो और मुश्किल। भाई अपने को फिक्स पता हो, जैसे ग्रेजुएशन में करते हो ना, एक गेस्ट पेपर आता है रात को, ठीक है, और उसके बाद शुरू हो जाते हो। अगले दिन वो गेस्ट पेपर एग्जाम में नहीं आए तब तो दिमाग में गैस भरती है। क्लियर है? और अगर आ जाता है तब आप पेपर में गैस भर देते हो। दोनों में एक ही काम होता है। क्लियर है? बस खेल किस चीज का है कि अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कहेंगे? फर्क समझाई दिया मैंने आपको कि संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। समझ में आया? संविधान संशोधन की उपयोगिता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, रिलीवेंस क्या है, और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उसका समाधान हो सकता है। 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रासंगिकता क्या है, कि हम लोग क्यों करना चाहें, संविधान संशोधन का क्या फायदा मिल सकता है। पहला, संविधान संशोधन में क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरा, और संविधान संशोधन करने की समस्याओं का समाधान कैसा हो सकता है। तीसरा। क्लियर है? इसमें 1% दिमाग लगाना है कि 100%? 100%। क्लियर है? अब गौर करके देखो, आसान कौन सा है तीनों में से?
दिखने में कौन सा है? फैक्ट वाला। पर सबसे मुश्किल कौन सा है? फैक्ट वाला। अब मैंने क्यों कहा दिखने में आसान है कि अभी तो एक अनुच्छेद 368 बताया, अब मैं शुरू हो जाऊं कि अनुच्छेद 1 ये 2 ये 3 ये यूं करते करते पूरे 395 बता दूं और अब पूछूं कि बेटा फैक्चुअल चीजें याद हो गई ना, अब बता 303 कौन सा है ना, 212 कौन सा, तब 2-4 तो गलती से याद रह जाएंगे। फिर आप कहेंगे गुरुजी आप जानो अनुच्छेद जाने। क्लियर है? और गुरुजी जैसे ही खत्म हुए इतिहास वाला शुरू हुआ कि 1403 में ये किया था, 1404 में ये हुआ, फिर क्या होगा? अनुच्छेद 3 में 1857 की क्रांति आएगी। मानते हैं? ये सिर्फ अभी एक चीज देख रहे हैं इसलिए आसान है। ठीक है? जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं तब क्या हो जाता है? मुश्किल। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो मैंने कहा ना, दिमाग एक ऐसी चीज है जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही बढ़ना क्या होगा? शुरू। क्लियर है? आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे स्वयं पर कि जैसे अभी कुछ मंदबुद्धि भर्ती हुए इस सेना में, ठीक है, अभी 1-2 दिनों में जिनका एडमिशन हुआ है ना, 12 महीने बाद देखना इनको भी लगेगा कि दिमाग हमारे पास भी था, है ना। खेल क्या है कि चीजें नहीं जानोगे तब ऐसा होगा। कुछ 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं तो उनको एक चीज तो लग रही होगी, सिलेबस का तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर महसूस हो रहा होगा कि चीजें जानने लगे हैं, अब हम भी ज्ञानी हो चुके हैं। कारण है कि आपको नई चीजें समझ में आने लगी हैं। तो ये चीजें हम लोग कहेंगे तो बेसिक चीजें जो हैं वो एक तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं और कुछ क्या है? एनालिसिस। क्लियर है? आईएएस में 10% क्वेश्चन तो आते हैं फैक्ट्स से। क्लियर है? लगभग 90% क्वेश्चन आते हैं किससे? कॉन्सेप्ट में, प्री एग्जाम में। 10% तो किससे आएंगे? फैक्ट्स से। और 90% क्वेश्चन किससे आएंगे? कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? और पूरी मेंस जो है वो 100% 2 ही चीजों पर आधारित होती है, एक कॉन्सेप्ट पे और दूसरी किस पे? एनालिसिस पे। क्लियर है? तो आपको क्या समझना है कि संविधान संशोधन क्या होता है। क्लियर है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। क्लियर है? जब आप ये पढ़ेंगे और इसके आगे का सोचे कि फायदे और नुकसान क्या है, यानी जो चीज मैं आपको क्लास में सोचने को मजबूर करना हूं उस पर आप अपने विचार बनाना शुरू कर दें। क्लियर है? तो आपके 2 चीजें क्लियर होंगी। और ये जो चीज है फैक्ट की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है, याद रखना, ये अपने आप याद होता है। ये क्या होता है? जब हम इसको याद करने जाते हैं तो ये याद नहीं होता है, ठीक है, पर जब हम इससे दूरी बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली याद होता है ना। कि आपके इंटरेस्ट की फिल्म कोई होगी, उसमें हीरोइन की साड़ी का कलर क्या होगा ये भी आपको याद होगा, है कि नहीं है? आज नहीं 10 साल बाद पूछ लो तो भी बता पाएंगे आप। समझ आया? तो खेल कारण क्या है कि ये वो चीज है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, हीरोइन पर ध्यान दिया, साड़ी अपने आप याद हो गई। ठीक है? तो आप संविधान संशोधन पढ़िए, अनुच्छेद 368 अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 395 सारे नहीं आते हैं, जो उपयोगी अनुच्छेद होते हैं वही क्या होंगे? आएंगे। तो जो उपयोगी टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल अपने आप साथ साथ याद होना क्या हो जाते हैं? क्लियर है? पर इतने बड़े तो तुम आइंस्टीन हो नहीं कि एक बार गुरुजी ने पढ़ाया और खेल खत्म। इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है। आपके साथ एक दुविधा हो रही है सबके साथ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, कि आप जब क्लास में पढ़ रहे हैं पिछले 2 बैच में तो सब कुछ समझ में आ जाता है। क्लियर है? जो जो बताया जाता है सब पल्ले पड़ता है, पर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कुछ कुछ ही आता है, ये सब कुछ नहीं आता। क्लियर है? ऐसा होता है कि नहीं? और एग्जाम के क्वेश्चन 2 प्रकृति के आपके सामने आने लगे हैं, एक टेक्सचुअल और दूसरा। अब नॉन टेक्सचुअल में तो इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अभी कंपीट कर पा रहा हो। पिछले 3 टेस्टों में तो मैं देख रहा हूं। पहले पढ़ा? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये सच है कि नहीं जो मैंने बोला कि क्लास में कोई टॉपिक पढ़ते हो तो इतना समझ में आता है कि हम मिटा देंगे नक्सलवाद? आता है कि नहीं? पर जैसे ही टेस्ट में जाते हो और अगले ने पूछा नक्सलवाद क्या है, तो ये 90% को आता है। क्लियर है? 10% को नहीं आता है। पर गुरुजी ने ऐसा पूछ लिया, नक्सलवाद की समस्या राष्ट्र के विकास में बाधा कैसे है, तब जिंदगी में बाधा ही बाधा है।
ठीक है, तब या तो विकास पर लेख लिख डालते हो कि ऐसा ऐसा विकास है, हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे पास कभी आया नहीं, हम गरीबी और बेरोजगारी से भरे पड़े हैं, ठीक है। और या फिर किस पर लिख डालते हो, नक्सलवाद पर, कि नक्सलवाद ऐसा ऐसा, हम खुद नक्सली हैं और ये सब चल रहा है जिंदगी में। पर नक्सलवाद विकास में बाधा कैसा, ये बता पाते हो कि नहीं? वो नहीं बता पा रहे, मेरी आत्मा में कोई आपत्ति नहीं है, आप अफसोस करोगे, बाकी मैं संतुष्ट हूं कि वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। समझ आया यहां तक? लेकिन आप यदि यही नहीं बता पा रहे हैं कि नक्सलवाद क्या है, क्लियर है, तो अपने आप में चुनौती है कि नहीं है? तो इसका कारण क्या है, कभी सोचकर देखा है कि 2 नंबर 5 नंबर तक के क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले पढ़ा कि आप यहां तो पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, पर आपको ऐसा गलतफहमी है कि हम दुनिया में आइंस्टीन हैं। हम एक बार क्या है, रजनीकांत की तरह जो पढ़ लेते हैं रोबोट फिल्म वाला, उसके बाद जिंदगी में ऐश्वर्या राय दिख जाए और गूगल मारे तो अपने आप सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर, है ना? ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ये रजनीकांत वाली फिलोसॉफी अच्छी नहीं है ना? आप एक ही काम करो कि आपको अपनी ऐश्वर्या पानी है, अभी तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? तो आपको नौकरी लगना होगा और आपको अगर रजनीकांत ढूंढना है, बाकी सबको, केवल ऐश्वर्या वाली नहीं, है ना? तो रजनीकांत और ऐश्वर्या एक ही शर्त पे मिलेंगी कि आप जो आज पढ़े हो उसको घर जाकर क्या करो, रिवाइज करो। एक दुविधा होगी कि आज जो पढ़े हो उसको आज जाकर पढ़ते हो तो यूं लगता है कि ये तो आता है, क्योंकि आज आज नया नया ही ज्ञान आया है, याद रखना। 7 दिन बाद जब कभी छुट्टी हो तो उसको क्या करो, रिवाइज करो। तो पढ़ना पहले दिन मुश्किल नहीं है, मेरे लिए उल्टा है, मेरे लिए आज पहली क्लास चुनौतीपूर्ण है कि कैसे मैं 30 दिन में सिलेबस को पूरा करूंगा, क्लियर है? पर जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जाएगा मेरा तनाव कम होता जाएगा, क्लियर है? पर आपको यूं लगता है कि हमारा भी कम हो रहा है, तो बेशर्मो आपका तो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा। उसको महसूस करो कि वो तनाव क्या हो रहा है। आप बार बार जाकर उसको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट चलेगी, या आपके पास 24 घंटे से अलावा भी कोई टाइम है, तो आप जब मैंने सब्जेक्ट पूरी कर दी तो आपको भी सब्जेक्ट रिवीजन कर कर पूरी करनी है कि नहीं? तो वो तभी होगा जब आप 7 चीजों को क्या करेंगे, कवर, क्लियर है? हर 7 दिन 15 दिन से एक शेड्यूल बनाओ, पीछे की चीजों को रिवाइज करो, क्लियर है? जैसे कल एक योद्धा आया और उसने कहा कि आपने लिखाया ही नहीं कि राज्यपाल जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्लियर है? मैंने कहा बेटा स्टार करके लिखा है, देख जरा, है ना? नोट्स बड़े कॉन्फिडेंस से खोले कि देखो, और देखते सामने वही मिला, है ना? उसने झट से बंद कर दिया कि लो सर, खेली खत्म, क्लियर है? उसने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिट का क्षेत्राधिकार आपने अलग अलग बताया। मैंने कहा बेटा स्टार करके ये भी लिखा है कि प्री में पूछे तो ऐसा बताना है, क्लियर का हो ही नहीं सकता। खोला, वापस निकला, वापस बंद कर दिया, है ना? तो आप खुद सोच के देखो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं कि स्टार करके भी लिखाया है। कारण है कि वो बार बार हर बैच में लिखाते हैं, तो दिमाग में सेट है कि नहीं है? वही चीज आपके सेट होनी चाहिए कि आप उसको एक बार में ही इतना पढ़ लें कि चीजें रिवाइज हो जाएं। लाद दूंगा ना, खिड़की पार मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आखिरी बार बोल रहा हूं, ठीक है? कल तो क्या थे, 15-20 नए थे, तो उनके चक्कर में गाली गलोच अच्छा नहीं लगता है ना? बाकी अभी दांत बाहर निकाल दूंगा, और इस कॉन्फिडेंस में मत रहना। समझ आए यहां तक? तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है। पहले पढ़ा, तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चनों का अप्रोच समझ में आया कि फैक्ट का क्या फर्क है, कॉन्सेप्ट का क्या फर्क है और एनालिसिस का क्या फर्क है। हमें ज्यादा चीजें किससे करनी है, कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस से। तो आप में अभी सोचने की क्षमता तो नहीं होगी, और उस पर मुझे कोई तनाव भी नहीं है कि मुझे पता है 2 साल पढ़ लोगे तब सोचना शुरू करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सीखने के बाद पता चलती हैं। पर वो तो चलो सीखने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे सीखेंगे, पर टेक्सचुअल क्वेश्चन तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए, सही। वो तभी सही होगा बेटा जब जो आप कंटेंट पढ़े हैं उसको बार बार क्या करें, रिवाइज करें। समझ में आया यहां तक? दूसरी चीज देखो, अंतिम चीज जो बची है वो कौन सी है, सोर्स मान लीजिए, स्ट्रेटजी मान लीजिए।
कि आपको इस एग्जाम को कैसे तैयार करना है, इस सब्जेक्ट को। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया था टोटल रणनीति को, पर टोटल से काम नहीं चलेगा। 2 साल में एक एक सब्जेक्ट की हमको रणनीति बनानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट की रणनीति बनाकर उसको हमें कवर करना पड़ेगा। पहले तो हमें करना है पढ़ाई, और दूसरा काम हो गया सेल्फ स्टडी। हम लोग एक काम तो करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ें। क्या पढ़ें? और एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th क्लास की। कौन से क्लास की? इसमें 10 चैप्टर है, क्लियर है? इसको आप 20 से 22 दिनों में पूरा करने की कोशिश करें। कितने चैप्टरों को? 10 चैप्टरों को। कितने दिनों में? 20 से 22 दिन। यानी आपको एक चैप्टर आराम से आप 2 दिन 3 दिन तक पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है। और आप क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसके लिए रफ नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यानी आप उस चैप्टर को पढ़ें और केवल रफ नोट, कुछ तो शाम के बैच में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो बाकी नहीं है उस बैच में, वो आप क्या करोगे कि रफ नोट्स बनाकर उनको एक एक चीज को अपने अनुसार लिखते जाओ। अब आप 2 चीजें लिखो कि जो चीज आपको लगता है कि इस चैप्टर से उपयोगी है वो, और बगल में आप क्या लिखो कि जो चीज आपके डाउट है मन में वो, ठीक है। फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप मानो या ना मानो आपकी इच्छा है। कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। बेसिक अर्थ है आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसको ये भी नहीं पता कि विधान परिषद क्या होती है, राज्यपाल क्या होता है, संशोधन किसको कहते हैं, क्लियर है। तो आप शर्माए नहीं ये सब पूछने में कि साहब ये सब तो बेसिक चीज है, मैंने पूछ लिया, पड़ोसी क्या सोचेगा। पड़ोसी की हालात इससे बदतर है, मैंने पहले ही दिन कहा। दूसरी चीज है फीस आपने भरी है कि पड़ोसी ने, तो आप उसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये फाउंडेशन का अर्थ है कि आप अपनी हर बुनियादी से बुनियादी समस्या, आपके मन में ये भी आए ना कि साहब कलेक्टर का फाटक कौन खोलता है, तो वो भी आप मुझसे पूछें, क्लियर है। क्योंकि मेरा हक आपको बताना और आपका हक है मुझसे जानना। पर बेसिक से बेसिक चीज आपकी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो एक तो आप एनसीईआरटी खरीदेंगे 11th क्लास की, संविधान वाली, कल दिखाई थी वो, क्लियर है। 10 चैप्टर है शायद। आप इन चैप्टरों को पढ़ना क्या करेंगे? शुरू। 20 दिन का समय है आपके पास। जब तक हमारी एनसीईआरटी की क्लास इस बैच में नहीं आती तब तक आप उसको कंटिन्यू करें। फिर मैं आपको उस एनसीईआरटी को 2 से 3 दिनों में पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें थी, क्लियर है। पर आपको पढ़ने का मजा तभी आएगा क्योंकि मैं तो कंक्लूजन बताऊंगा जब आप पहले उस चीज को क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। समझ में आया? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास नोट्स आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्लियर है। जब मैं आपको कोई भी क्लास नोट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें 100% 2 चीजें होंगी, ध्यान से देखिएगा। एक होगा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, क्लियर है, और एक आप एनालिसिस कर सके इस तरीके का अप्रोच मैं छोड़ कर दूंगा। यानी जब मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा तो आपके दिमाग में एक अंतिम चीज छोड़ दूंगा जिससे आप सोचना शुरू करेंगे उस टॉपिक पर। तो 2 चीजें आपकी 100% पूरी होंगी। 90% उपयोगी तथ्य इस नोट्स में क्या होंगे? शामिल, पर सारे नहीं होंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे पास फैक्ट जानने नहीं आए, क्लियर है। आप ये जानने नहीं आए कि पहला राष्ट्रपति कौन था, 8वां राष्ट्रपति कौन था, और वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है, और ये आपका सिलेबस भी नहीं है। पर फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना 10%, तो 10% क्वेश्चनों को मैं इस 90% उपयोगी फैक्ट के माध्यम से पूरा करने की क्या करूंगा? कोशिश। पर आप अगर कल को कोई चीज आपको मिल जाए, अब देखो ध्यान से मेरी चीज को अभी से दिमाग से, कि पुराना पेपर उठाओ, यदि उसमें कोई फैक्ट है और वो आपके नोट्स में नहीं है, क्लियर है, तब तो मैं गलत। समझ में आया? और यदि पड़ोसी ने आपसे सवाल पूछा और वो सवाल आपके नोट्स में नहीं है, तब मैं सही हूं। तब मैं क्या हूं? कारण है कि आपका पड़ोसी आपसे अधिकतम स्तर का सवाल यही पूछेगा कि 8वां प्रधानमंत्री कितने समय तक रहा था, क्लियर है। चाहे उसको खुद नहीं पता पर वो पूछेगा। दुनिया के पास ये ज्ञान थोड़ी है कि राज्यपाल को हटाने का आधार है कि नहीं है, उसको तो इतना ही पता है राज्यपाल को कौन हटाता है। तो आपने बता दिया राष्ट्रपति, तब तो वो निराश हो जाएगा कि आप तो पढ़ने लगे और आईएएस बन जाएंगे।
और आपने कहा साहब राज्यपाल खुद ही हट जाता है, कभी कभी हम भी हटा देते हैं, तब क्या होगा कि उसके मन में संतुष्टि कि हाँ ये तो बन गया। क्लियर है? तो पहली तो कोशिश हमेशा उल्टी करो, आपके मन में बहुत है। देखो आपने पहला क्वेश्चन उसको सही जवाब दिया, वो क्या करेगा? दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछा तो दूसरा सही दिया तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आप गलत बताएं, तो उसके लक्ष्य को आप पहले ही पूरा करें। क्लियर है? पहला क्वेश्चन की ये सब तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना। अगला पूछे कि महाभियोग क्या होता का, ये कहाँ होता है ना। अगला पूछे कि किस किस पर होता का, हमने सुना पड़ोस में नानी भीड़ में होता है ना। उसके बाद अगर अगला सवाल पूछे तो मेरी गारंटी है ना, बस बात खत्म। इससे क्या होगा कि ना आप भटकेंगे ना कुछ विवाद होगा। हाँ, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हो, ऐसा नहीं कि कोई भी हो, सपोज करो कोई पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हो, वो आपसे सवाल पूछ रहा, बहस करो, हर चीज पर बहस करो, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर है? और अब आप सपोज करो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, आपसे उम्र दराज है, 5-10 चीजें जान चुका है कि 153 में राज्यपाल, 156 में उसकी शपथ, 158 में ये, हमसे आज तक नहीं पूछा कि इसमें क्या है, फिर भी मान लो गला दाग रहा है, तो उसको एक ही चीज कहो कि हमने तो सुना था राज्यपाल 353 में है, खेल ही खत्म। क्लियर है? उससे बहस मत करो, क्योंकि वो नया नया ज्ञान लेकर आया है, वो अनुच्छेद पढ़कर आया है। क्लियर है? और आपको अगर वास्तव में उसका मूल्यांकन करना है तो उससे एक छोटी सी चीज, जैसे कल आपने जो पेपर देखा ना 50 क्वेश्चनों का, वो पूरा यूपीएससी पैटर्न पर है, पर आप एक चीज देखेंगे कि उसके अंदर ऑप्शन इस प्रकार के हैं कि एक टॉपिक यदि पूरा क्लियर है तब तो क्वेश्चन आपको आएगा, और अन्यथा नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि आरपीएससी में सदस्य कितने हैं, कितना आसान था, झट से टिक लगा दिया। पर बाकी सारे क्वेश्चन कैसे थे कि आपको केवल सदस्य पता है तो भी काम नहीं चलेगा। क्या क्या लिखा है कि सदस्यों के कार्यों का वर्णन है कि नहीं है, तो वो जो पढ़ रहा है ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या पड़ोस में माहौल बनाएगा, उसने अधिकतम पढ़ाई इतनी की है कि आरपीएससी कब बनी थी, वर्तमान चेयरमैन कौन है, पहला चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य हैं। आप उससे ये पूछ लो कि जेपीएससी का प्रावधान किस में है, आरपीएससी के सदस्यों को हटाता कौन है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, किस बहुमत से पारित होती है, तो बहुमत नहीं पढ़ी उसने आज तक, मेरी गारंटी है। तो आप खुद सोचो कि उससे आप क्या बहस कर रहे हो, अभी हम सीखने की प्रक्रिया पर है। इसलिए फैक्ट की हम लोग कोशिश कम रहेगी, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस को हम लोग क्लास में क्या करेंगे ज्यादा। अब फैक्ट भी जरूरी है, इसी के लिए मैंने आपको एक बुकलेट दी है कि आपको कोई दूसरी किताब नहीं खरीदनी पड़े। तो आपको क्या मिलेगी? एक किताब। हाँ दीदी, लोकतंत्र है पर क्लास के बाहर, इधर तो तानाशाही। ठीक है? अब्बू अल बगदादी का नाम सुना है? फूफा है मेरा, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी। ठीक है? ओसामा बिन लादेन ससुर है मेरा। सर दर्द कर रहा है क्या? थक गई तो पानी पी, चाय वाय मंगवाऊं? कोई बात नहीं, सब घर ही है, चाय ला के दे दे भाई, नया नया है। हा? नहीं तुम पुराने, वो नया एडमिशन है, 2-4 दिन मेहमान है कि नहीं है? उस दिन इज्जत की थी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिन सबकी करता हूं मैं, किसकी नहीं की? 2 दिन तक तो गधा शब्द काम में नहीं लिया आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, तुझे कहा था, अब वो तुम तो अव्वल दर्जे के दिखते हो। चलो, एक जो है वो क्या है, बुकलेट। टोटल 3 चीजें आपको कवर करनी है बेटा, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और बुकलेट। अब आपको क्या करना है कि मैं जब क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो एनसीईआरटी उसमें कवर होती जाएगी, क्लियर है, और दूसरी चीज क्या है, बुकलेट के जैसे जैसे चैप्टर आपको मिले हैं, किताब मिलेगी, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी मेरे पढ़ाने के हिसाब से ही उसमें चैप्टर है। आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ेंगे, पर उससे बड़ी प्राथमिकता आप किसको देंगे कि आप, जैसे मैंने आज पहले दिन एक टॉपिक पढ़ाया संविधान सभा, क्लियर है, तो आप घर जाकर क्या करेंगे कि उस संविधान सभा को उस बुकलेट से पूरा पढ़ेंगे। अब मैंने नोट्स लिखा दिए,
तो आप एक पेज छोड़ते जाओ हर टॉपिक के बाद में। ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की कि अभी भी क्या स्कूल वाली आदत पड़ी है। कुछ लोग तो वो ऊपर जहाँ जय श्री राम लिखते थे ना, तुम वहां भी नोट्स लिखते रहते हैं। इतने क्या पेज बचा रहे हो? ये जिंदगी का सवाल है, याद रखना। आप तो हर टॉपिक के बाद लोग पेज छोड़ते हैं, हर पॉइंट के बाद छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी लड़ाई है, 2 साल में न जाने कितना परिवर्तन होगा। तो आप हर टॉपिक के बाद क्या करो, 1 या 2 पेज छोड़ते जाओ। उसका फायदा क्या होगा कि उस टॉपिक से जुड़े जितने कोई अपडेट आएंगे वो आप वहां लिख लीजिए, क्योंकि 2-2, 3-3 नोटबुक नहीं बनेंगी, एक नोट सफिशिएंट होगा। और आपको अंतिम चीज जो काम आएगी जिंदगी में पास करने के लिए, वो आपके खुद के नोट्स, बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी, याद रखना। पर आपके नोट्स ही क्या हो, 3 कोनों, 3 किताब होंगी तो घर में कितनी जगह मिलेंगी? 3 में। और घर में आपसे कोई छोटा होगा तो 6 जगह मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो इससे अच्छा है कि एक जगह तरीके से, सलीके से आप लिखें। लिखने की प्रक्रिया क्या होगी कि मैंने संविधान सभा पढ़ा दी, अब उस किताब में कोई एक्स्ट्रा चीज है, पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? केवल फैक्ट मिलेगा। जैसे मैं संविधान सभा पढ़ाते वक्त लिखाऊंगा कि साहब 22 समितियां थी, 8 महत्वपूर्ण समितियां थी, उनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसका अध्यक्ष ये था, बस इतना ही लिखाऊंगा। आपको क्या करना है कि 8 के 8 समितियों के अध्यक्षों के नाम लिख लेने हैं, वो आपको आपकी किताब में मिलेंगे जो मैंने दी है, ठीक है। अब उस चीज को आप फैक्ट के रूप में साथ साथ लिखना क्या करेंगे, क्लियर है। पहले 2 टॉपिकों में मैं बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है, फिर आपको ये आदत खुद लगानी है कि हर टॉपिक के बाद आप खुद लिखते जाएंगे। अगर किताब साथ साथ पूरी कर ली बेटा, तब तो जिंदगी में पूरी होगी, क्लियर है। वरना मेरे से कोरे कागज पर साइन करा लो, 2 सब्जेक्ट जिस दिन पूरी हो गई और आपने किताब पूरी नहीं की, तो ये सिलेबस आपका तो 4 साल में ही पूरा नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। क्योंकि आप इतने मेच्योर तो है नहीं कि जो पीछे का छूट गया वो हम। मैंने आपकी एक बहुत अजीब सी आदत देखी है, जब मैं नोट्स लिखाता हूं तो कभी कभी जल्दी लिख देते हैं, तो एक की लाइन छूट जाती है तो आगे लिखना शुरू नहीं करता है, मेंढक की तरफ पिछले वाले को बोलता है कि दिखा पहले वो लिखूंगा। तो आप खुद सोचो कि जब तू पहले वाला लिखेगा तो जो मैंने आगे बताया वो छूटेगा कि नहीं, तो वो पूरी क्लास में मेंढक की तरह उछलता रहेगा, है ना। उसका खुद का ध्यान नहीं होगा। और आंसर राइटिंग की स्किल तभी बढ़ती है कि स्पीड कब बढ़ेगी, जो चीज मैं लिखा रहा हूं उसको साथ साथ लिखोगे। एक लाइन छूट गई छोड़ दो, क्लास के बाद लिख सकते हो कि नहीं? जब मैं लिखाना बंद कर दूंगा तब लिख सकते हो कि नहीं? पर पहली छूट गई तो उस साथ वाले को भी डिस्टर्ब करते हो कि हाथ हटा, ये दिखा, ये जरूरी है, और फिर शुरू हो रहे हो, तब तक सारा क्या हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो, आप जैसे कि सब्जेक्ट छूट जाए पढ़ना, तब आपके क्या काबू में आएगा। ये तो लाइन काबू में नहीं आ रही जो नोट्स की लिखनी है ना। तो इसलिए सही तरीका यही है कि आप साथ साथ बुकलेट को क्या करेंगे, कवर। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो आपको पढ़ना है। पहले पढ़ा। दूसरी चीज है, सब कुछ क्लास में ही हम लोग करेंगे, फिर भी मैं आपको छूट दे रहा हूं। पहले ही दिन आपको पिछले सालों के सवाल मिलेंगे, जैसे हर सब्जेक्ट में मिले हैं। आप क्या करेंगे, घर जाकर उस टॉपिक के सवाल ढूंढेंगे टोटल में। जैसे मुश्किल से आज तक 120-30 क्वेश्चन आए होंगे 10 सालों में, क्लियर है। अब सपोज करो 120-30 क्वेश्चन आए हैं, तो 120-30 क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, जैसे आज हमने संविधान सभा पढ़ लिया, तो घर जाकर जब आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ा दिया, किताब से भी पढ़ लिया, तब आप क्या करेंगे कि उन 120-30 क्वेश्चनों में से वो क्वेश्चन देखेंगे जो आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं, कहां से, संविधान सभा से, क्लियर है। उन क्वेश्चनों को सोल्व करें। यदि वो सोल्व हो रहे हैं तब तो आप सही मार्ग पर हैं, क्लियर है। यदि वो सोल्व नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास नहीं आना, है ना। ऐसे नहीं मुंह उठाकर आ गए, पहले देखो कि वो नोट्स में है कि नहीं है, क्लियर है। और नोट्स में है तब नहीं आ रहे हैं, तब तो कांच के सामने जाओ, ठीक है, और खुद को देखो कि गरीबी क्यों है ना। और अगर सपोज करो नोट्स में ही नहीं है तो खुलकर मेरे सामने आओ कि साहब आपने तो टॉपिक पढ़ा दिया और ये टॉपिक नोट्स में नहीं है, क्लियर है, तब मैं चीज को समझ पाऊं। पहले पढ़ा यहां तक। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है सब्जेक्ट के साथ साथ, कोई खासी मेहनत नहीं है। पहले पढ़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम हर टॉपिक के साथ, क्योंकि उपयोगी सब्जेक्ट है इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, हर टॉपिक के साथ हम मॉक टेस्ट देंगे। क्या नहीं, आपका टॉपिक पूरा होगा तो मैं आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा,
हर आदमी से, ठीक है। आप सब ओमार पे आंसर लिखेंगे तो आप ईमानदारी से पिछला रिवाइज कर आएंगे साथ साथ, तभी आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। क्लियर है। और तीसरा, मेंस की आंसर राइटिंग हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे साथ साथ करनी है, एक एक दो दो क्वेश्चन हर 2-3 दिनों से करना है, जिससे क्या हो सके, चीजें पूरी। क्लियर है। तो आज आप घर जाकर, स्कूल के बच्चे हो मुझे पता है ना, 3 चीजें आपको लगानी है। एक तो क्लास नोट्स की नोटबुक, है ना, पहले दिन बताता था ना स्कूल में मास्टर, ठीक है, तो बता देता हूं, मासूम बच्चे हो तुम, है ना, कि क्लास नोट्स की नोटबुक, और नोटबुक की साइज बताऊं कि समझ में आ जाएगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग मत लाना, है ना, कि एकदम पतली सी ले आओ, खेल खत्म। 28 टॉपिकों का मतलब होता है एक बहुत व्यापक चीज की आपको क्या पड़ेगी, आवश्यकता। क्लियर है। अगर बच जाए गलती से, सपोज करो इसमें कुछ, तब मैं आपको आगे आपके पैसे खराब नहीं होने दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि इसके आगे दूसरी सब्जेक्ट अगर जो एडजस्ट हो जाएगी आपके पेज बचे हुए के अनुसार, वो बना लेना, पर कम से कम ऐसी मत बनाना कि इस सब्जेक्ट के लिए 4 लगानी पड़े। समझ आई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नए हैं इसलिए बता रहा हूं, व्हाइटनर का यूज आप लोग नहीं लेंगे। ये गंदी आदत अगर आपको पड़ गई, ठीक है, जैसे कल एक एग्जाम दे के आए हैं परसों, तो कुछ को तो रोल नंबर ही नहीं भरने आते ओमार में, है ना, तो ऐसी हालात आपके, अगर मेंस में आपने गलती से भी व्हाइटनर का इस्तेमाल किया तो ये अच्छा साइड नहीं है, याद रखना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये गलती आपको ओमार में लगा सकते हो क्या, तो फिर आप कुछ सोचो मेंस में कैसे लगाने देंगे आपको, है ना। तो ये नोट्स, कोई चीज गलत लिख ली, काट दो, बात खत्म। अब आप उसको व्हाइटनर से दे दनादन चुन्ना पुट्टी लगा रहे हैं उसके ऊपर और खेल खत्म कर रहे हैं ना, ये नए पेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी आपकी नोटबुक होगी एनसीईआरटी की। क्लियर है। इसमें भी आप एनसीईआरटी बना लो, फिर इसी को हम लोग आगे करंट अफेयर्स की बना लेंगे, यानी जो जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद भी कभी मान लो इवनिंग के सेशन में पढ़ोगे कोई करंट का टॉपिक पॉलिटी का, तो वो उसी के आगे लिख लेना। अलग अलग जैसे एक जगह करंट की बनाओगे तो काम की नहीं है, पॉलिटी का पॉलिटी में लिखो, हिस्ट्री का हिस्ट्री में लिखो, ताकि आपको फायदा होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक आप बनाएंगे मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, पतली सी नोटबुक बना लो जिसमें आप पूरे सेशन के दौरान 50-60 क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। और इसका करने का मकसद है, जैसे आज हमने क्लास में कोई क्वेश्चन दिया, 2 दिन 3 दिन तक आप करके वापस दें, उसको हम चेक कर आपको वापस देंगे, इस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है इसलिए। क्लियर है। तो वो आप ये 3 चीजें आपको प्रॉपर तैयार करनी है, ठीक है। पिछले सालों के सवाल, जितना मटेरियल मिलता है, सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, सब कुछ हाथ में होगा तभी आप चीजें कवर कर पाएंगे, है ना। तो इस बम खाना जो आप लेकर घूमते हैं साथ, इसमें पुरानी चीजें तो निकाल दो, जितनी भी लिपस्टिक, तंबाकू, जुर्दा जो भी है ना, और इसमें जो मटेरियल हमने दिया वो, प्लस ये 3 नोटबुक, एनसीईआरटी, ये सब परमानेंट आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। खुद का सिलेबस खुद के पास होना चाहिए, समझ आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पड़ोसियों से बार बार मांग रहे हो, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ये टोटली सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब कोई आपत्ति हो तो बोलो।